हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको अपन हिंदी में रजोधर्म या मासिक स्राव भी कहते हैं। ये एक फीमेल्स के अंदर, लड़कियों के अंदर एक मासिक चक्र होता है जो प्रत्येक महीने रिपीटेड होता है। अपन बोलेंगे कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है लड़कियों के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के बाद, यानी जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनार्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्के। मेनार्के बोलते हैं। ये जो मेनार्क है ये फीमेल्स के अंदर अप्रोक्स 12 से लेकर 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और जो ये मेनार्क है ये प्यूबर्टी का लास्ट सिम्टम होता है। फर्स्ट सिम्टम की अपन बात करें तो फर्स्ट सिम्टम होता है फीमेल के अंदर सेलार की, यानी ब्रेस्ट स्तन का बड़ा होना साइज के अंदर। ठीक है, तो ये होता है प्यूबर्टी का। और प्यूबर्टी का जो लास्ट साइन है वो क्या है? मेनार्क है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक प्रकार का विजिबल है फिजियोलॉजिकल नेचुरल साइक्लिक रिदमिक यूट्राइन ब्लीडिंग है। यूट्रस से क्या आती है? ब्लीडिंग आती है, जो रिपीटेड होती है, साइक्लिक होती है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, एंड फिजियोलॉजिकल एंड विजिबल है। और ये क्या होती है कि एक्सपेल आउट होती है फ्रॉम वेजिना टू ओवुलेटिव प्रोडक्ट। इस पीरियड्स को जो मेनली कंफर्म करता है, इसको मेंटेन करके रखता है, वो होता है एसपीओ एक्सिस। कौन होता है? एसपीओ एक्सिस। इससे पहले अपन मैं बात करूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका ड्यूरेशन होता है फीमेल के अंदर 21 से लेके 35 दिन, और एवरेज की बात करूं तो 28 डेज। यानी एवरेज औसतन प्रत्येक महिला के अंदर प्रत्येक 28 दिन के बाद रिपीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस क्या होता है? रिपीट होता है। और ब्लीडिंग की बात करूं तो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में 20 से लेके 80 ml तक ब्लीडिंग आ सकती है। और इसकी मैं एवरेज की बात करूं तो 35 ml क्या होती है? एवरेज ब्लीडिंग होती है। और फीमेल इसमें क्या करती है? जो सैनिटरी पैड यूज करती है फीमेल, इसके अंदर इस साइकिल के दौरान जो सैनिटरी पैड यूज करती है वो लगभग 3 से 5 पैड यूज करती है। और प्रत्येक पैड, एक पैड के अंदर लगभग 10 ml ब्लड कलेक्ट होता है। यानी अपन ने बोला कि नॉर्मल अमाउंट कितना है ब्लीडिंग का? 35 ml, और 35 ml है, और एक पैड कितने ब्लड को कलेक्ट करता है? 10 ml को। तो इसके अंदर फीमेल 3 से 4 या 5 पैड क्या करती है? चेंज करती है। तो ये तो था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहली बार जो पीरियड्स आता है उसको अपन मेनार्के बोलते हैं। और ये जो पीरियड्स है वो चलता है 12 से लेके 45 ईयर तक। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज 12 to 45 ईयर। और 45 के बाद ये पीरियड्स क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मीनोपॉज। जिसको अपन बोलते हैं मीनोपॉज। फर्स्ट टाइम जो साइकिल आया उसको तो अपन ने मेनार्के बोला, एंड जो सेकंड टाइम जो पीरियड आया उसको अपन ने क्या बोला? मीनोपॉज। इस मीनोपॉज और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन था वो था रिप्रोडक्टिव एज 12 से लेके 45 साल तक। इसके अंदर जो इस साइकिल को मेंटेन रखता है वो कौन होता है? एसपीओ एक्सिस। इस एक्सिस के बारे में अपन अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये एक्सिस होता क्या है आखिरकार। तो ये तो था एक नॉर्मल फिनोमेना। जो ऐसा पीरियड जो क्या आता है? नॉर्मल आता है, उसको अपन बोलते हैं यू मेनोरिया। क्या बोलते हैं? यू मेनोरिया। और पीरियड्स के दौरान यदि किसी को दर्द होता है उसको बोलते हैं अपन डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया। तो ये तो दो टर्म थी। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रत्येक 28 दिन आता है उसको अपन बोलते हैं यूमेनोरिया। और इसी यदि किसी लड़की को या फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान दर्द होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्मेनोरिया। जो एसपीओ एक्सिस है ये क्या करता है? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। ये टोटली एक हार्मोनल फिनोमिना है जो हार्मोन पे काम करता है। अपन कहते हैं कि अपना एक हाइपोथैलेमस, पी मींस पिट्यूटरी, ओ मींस ओवेरी। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करता है अपनी पीयूष ग्रंथि पे। किस पे? पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि के भी दो लोब होते हैं। इस पीयूष ग्रंथि के अग्र लोब पे कार्य करके ये रिलीज करवाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन अपनी बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अपने काम करते हैं ओवरी पे, अपने अंडाशय पे सबसे पहले रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं, जो भी ओवरी के अंदर इमेच्योर फॉलिकल है, इन इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करवाता है। कौन? जो भी अपने बॉडी के अंदर इमेच्योर फॉलिकल है, इसको मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो ये मैच्योर परिपक्व फॉलिकल बनाए, जिसका दूसरा नाम है ग्राफिन फॉलिकल। क्या है? ग्राफिन फॉलिकल। इस ग्राफिन फॉलिकल से क्या करता है, अंडे को रिलीज करवाता है, यानी इससे अंडे का रिलीज करवाने का काम कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अंडे का ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। और ये अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। कब होता है? 14वें दिन। जब ये फ्यूज ग्रंथि से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, तो इन फॉलिकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और ये फॉलिकल प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और क्या बनाते हैं? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। और इस ग्राफिन फॉलिकल के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना। इस थिका इंटरना से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और जब ग्राफिन फॉलिकल से जो ये एलएस हार्मोन है, जब अंडे को बाहर निकालेगा, तब निकालने की प्रोसेस को तो अपन ओव्यूलेशन बोलेंगे। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल का जो रेमिनेंट पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका निर्माण करता है? प्रोजेस्टेरोन का। तो इस एचपीओ एक्सिस के अंदर अपन ने देखा कि जो एक तो एच मीन हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और ओवेरी, तीन ऑर्गन साथ में क्या करते हैं? काम करते हैं कंबाइंड रूप से। हाइपोथैलेमस करता है जीएनआरएच हार्मोन का निर्माण, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, और वहां से रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन क्या करता है? दो प्रकार के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? सबसे पहले ओवरी पे जाके जो इमेच्योर फॉलिकल है, इमेच्योर की मैं बात करूं, जब लड़की मां की कोख में होती है, जब लड़की मां की कोख में होती है, तो जब 20 सप्ताह की होती है, उस टाइम ही उस फीमेल के अंदर 7 मिलियन 7 मिलियन इमेच्योर फॉलिकल बन जाते हैं। जब ये फीमेल का जन्म होता है एट बर्थ, तब ये इमेच्योर फॉलिकल हो जाते हैं 2 मिलियन। और जब यही फीमेल वापस 12 साल की होती है या एट प्यूबर्टी, उस टाइम इसके अंदर हो जाते हैं ये 4 लाख, 4 लाख। इन इमेच्योर फॉलिकल की संख्या होती है 4 लाख। और उसके बाद मैं बात करूं, जब ये मीनोपॉज पे आती है, तब तक इसके इमेच्योर फॉलिकल की संख्या हो जाती है 10,000। और ये फॉलिकल कोई काम के नहीं होते हैं, क्योंकि ये वही फॉलिकल है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट नहीं हो पा रहे हैं, और उसी की वजह से इस साइकिल का क्या हो जाता है? एंड, और जिसको अपन बोलते हैं मीनोपॉज। तो ये तो था एचपीओ एक्सिस। ये क्या कर रहा था? अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को क्या करता है? रेगुलेट कर रहा था। अब अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या इसकी फेजेज होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो चेंजेस अपने को देखने को मिलेगा। एक तो किसके अंदर? फीमेल की ओवेरी के अंदर, और एक देखने को मिलेगा फीमेल की यूट्रस के अंदर। तो चेंजेस इन ओवेरी एंड चेंजेस इन यूट्रस। तो दो साइकिल चलती है, दोनों अल्टरनेट चलती है। जैसे कि मैं बात करूं, ये तो हो गया फीमेल का ओवेरी, फीमेल की ओवेरी। और ये पार्ट हो गया सर्विक्स, और ये वाला हो गया यूट्रस। यूट्रस के अंदर तीन परतें पाई जाती हैं, और अंदर वाली परत को अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये होता है फैलोपियन ट्यूब, और ये होती है ओवेरी। तो सबसे पहले जो भी चेंजेस होंगे वो किसमें होंगे? ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर अपने को पता है कि ओवेरी ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इमेच्योर फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल, जिसको बोलते हैं अपरिपक्व फॉलिकल। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर दो फेजेस अपने को देखने को मिलेगी, एक तो फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज।
ये जो फॉलिकुलर फेज है ये चलती है 1 से लेके 14 दिन तक। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये चलती है 1 से लेके 14 दिन तक। अब 14 दिन तक इस ओवेरी के अंदर क्या क्या होगा अभी अपन देखते हैं। ये है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर ये जो फॉलिकल है ये कैसे है, इमेच्योर। इन फॉलिकल को अब क्या करना अपने को, मैच्योर। मैच्योर करना है तब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज करेगा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम करता है पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि के भी कौन से भाग में, अग्र भाग में, और वहां से रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन होते हैं दो प्रकार के, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट। इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये अब इस इमैच्योर फॉलिकल को किस में चेंज करेगा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर, परिपक्व फॉलिकल के अंदर। सबसे पहले ये इमैच्योर को किस में करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, फिर करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, फिर करते हैं टर्सरी फॉलिकल के अंदर। और इस टर्सरी फॉलिकल का नाम ही क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल एक प्रकार का मैच्योर परिपक्व क्या है, फॉलिकल। अब देखो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसकी दो परतें पाई जाती है। बाहर वाली को तो अपन ने बोला थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को बोला थीका इंटरना। इस थीका इंटरना से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी अपन किसके अंदर बात करें, संजनन ओवेरी के अंदर। ओवेरी के अंदर अपन देख रहे हैं कि सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी है, फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज के अंदर 1 से 14 दिन तक है। और इस फॉलिकुलर स्टेज के अंदर सिर्फ क्या होगा, इमैच्योर फॉलिकल का मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा। तो इसमें दो चीजें देख रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है, पीयूष ग्रंथि से आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। और दूसरा इन फॉलिकल में से किसका हार्मोन बन रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण हो रहा है। अब ब्लड के अंदर धीरे धीरे किसका निर्माण बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का। अब जो ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल है ये ब्लड के अंदर इतना बढ़ जाता है 13वें दिन, ये हार्मोन ही क्या करता है, वापस हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि मुझे अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन की जरूरत नहीं है। बड़ा कौन रहा था, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एस्ट्रोजन का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो ये हाइपोथैलेमस है या पीयूष ग्रंथि है वो इसके लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। और फिर किसको भेजती है, इस LS हार्मोन को, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये LS हार्मोन यहाँ पे आते ही इस परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में से किसको रिलीज करवाता है, अंडे को, जिसका नाम ही क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये आते ही इस अंडे को लूट लिया, मतलब अंडे को बाहर निकाल दिया, जिसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग। इस LS हार्मोन ने क्या किया, इस अंडे को क्या निकाला बाहर। कब निकाला, 14 डे, 14 दिन। और इसको इस प्रोसेस को अपन ने बोला अंडोत्सर्ग। अब जो ये रेमिनेंट पार्ट है, अवशेषी भाग है, उस पार्ट को अपन ने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम होती है किस कलर में, व्हाइट कलर में। ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है व्हाइट कलर में। और कार्पस ल्यूटियम क्या बनाती है, प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बना रही है, प्रोजेस्ट्रॉन। ये फॉलिकल थे, फॉलिकल तो किसका निर्माण कर रहे थे, एस्ट्रोजन का। बट अब इसका एफएसएस का लेवल कम हो गया। अब कौन आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस अंडे से इस फॉलिकल से क्या निकाला, अंडे को बाहर निकाल दिया। और अब क्या बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये प्रोसेस था 1 से लेके 14 दिन तक। कब तक, 1 से 14 दिन तक। इसमें सिर्फ क्या बना, मैच्योर फॉलिकल और अंडा क्या निकला बाहर। इसमें दो चीजें बनी फॉलिकुलर फेज के अंदर, क्या बना, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और दूसरा कौन कौन काम कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखोगे ये जो एस्ट्रोजन है ये ब्लड में जाके ये जो अपना फीमेल का यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या करेगा, सेल की संख्या बढ़ेगा। यूट्रस के अंदर जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, इसके अंदर सेल की क्या बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। उसके बाद अपन बात करते हैं ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज, ल्यूटियल फेज। जब कार्पस जब
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और इस ग्राफीन फॉलिकल से अंडे को बाहर निकालेगा। अब उस फेज को बोलेंगे ल्यूटिल फेज, क्योंकि कौन सा हार्मोन आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ल्यूटिल। अब इस ओवरी से क्या निकल गया बाहर? अंडा। अब जो ये ल्यूटिल फेज है वो चलेगी 15 से लेके 28 दिन तक। इस फेज के अंदर क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके दो लेवल आपको देखने को मिलेगा, एक तो एल एच सर्ज और दूसरा होता है एल एस पीक। जो ये सर्ज होता है ये होता है ओव्यूलेशन से पहले, ये अंडोत्सर्ग से पहले कितने दिन? 24 आवर्स से लेके 36 और पहले ये क्या होता है? रिलीज होता है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज होना क्या कहलाता है? एलएस सर्ज। और ओव्यूलेशन से 12 घंटा पहले क्या होता है? ये पीक लेवल पे होता है, अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, उसको अपन बोलते हैं एलएच पीक। और ये बढ़ा हुआ लेवल ही क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। और वो फेज स्टार्ट हो जाती है दूसरी, कौन सी? ल्यूटिल फेज। जब अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करवाता है, तब कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है? ल्यूटिल फेज। इस ल्यूटिल फेज के अंदर किसका निर्माण होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है? इसके अंदर दो कंडीशन होती है। यदि जो बाहर निकला अंडा ये फेलोपियन ट्यूब में जाके यदि स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब यदि ये स्पर्म के साथ मिल गया तो वो क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। अब भाभी जी क्या हो जाएंगे? प्रेग्नेंट। उसके बाद एक और कंडीशन होती है कि इस अंडे के साथ मिला ही नहीं, कौन? स्पर्म, तो वो होगी नॉन प्रेग्नेंट। यदि फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होती है तब ये कॉर्पस ल्यूटियम 21 दिन तक बनी रहती है। कितने दिन तक? 21 दिन तक। और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर होता है येलो कलर। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस चेंज होती है 24 से 26 दिन, और उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी? डेस्ट्रॉय। और यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक बनी रहती है। कितने मंथ तक? 3 मंथ तक बनी रहती है। अपन वीक्स के अंदर बात करें तो 12 सप्ताह तक ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, यदि फीमेल क्या होगी? गर्भवती होगी या प्रेग्नेंट होगी। और उसके बाद और ये कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू किसको स्त्रावन करेगी? प्रोजेस्टेरोन को। किसका निर्माण करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को क्या रखता है? बनाए रखता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद जब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है तो ये प्रोजेस्टेरोन ब्लड के द्वारा किसमें जाता है? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर इस एस्ट्रोजन ने तो क्या किया था? सेल की संख्या को बढ़ाया था, बट ये जाके सेल की साइज को बढ़ाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं? हाइपरट्रोफी, सॉरी, हाइपरट्रोफी। क्या करता है? हाइपरट्रोफी। तो ये दो प्रकार की फेज चलती है। और ल्यूटिल फेज को अपन स्टेबल फेज भी बोलते हैं। ल्यूटिल फेज को अपन स्टेबल फेज या फिक्स फेज भी बोलते हैं। इसको अपन फिक्स फेज या स्टेबल फेज के नाम से भी अपन जानते हैं। ये जो ल्यूटिल फेज है इसको स्टेबल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि अपन ने बोला कि यदि कोई साइकिल कितने दिन का है? 28 दिन का। या फिर कोई साइकिल कितने दिन का है? 32 दिन का। तो उसके अंदर ल्यूटिल फेज फिक्स रहती है, चाहे 32 दिन का हो सकता है। तो ल्यूटिल फेज फिक्स होती है, 14 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 14 दिन। तो जो ये 32 दिन का है, 32 दिन का कोई साइकिल है, तो उसके अंदर ओव्यूलेशन कब होगा? इसमें से माइनस कर लो आप 14। तो 32 में से अपन माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे? 18वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन। यदि किसी की पीरियड्स है अपन ने दो का 34 डेज की, तो उसके अंदर ओव्यूलेशन अपन माइनस करेंगे 14 दिन, तो कब होगा? 20वें दिन। यानी ये 14 दिन फिक्स रहते हैं। तो ल्यूटिल फेज को अपन क्या बोलते हैं? फिक्स या स्टेबल फेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था चेंजेस इन ओवीरी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं
चेंजेस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या क्या परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो फेजेस हैं, अपन ने ओवेरी के बारे में पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस के अंदर 3 फेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, जो चलती है 1 से लेके 5 दिन तक। जो ब्लीडिंग फेज है वो 1 से लेके 5 दिन तक, और प्रोलिफरेटिव फेज है, ये चलती है 6 से लेके 14 दिन तक, और सिक्रेटरी फेज चलती है 15 से लेके 28 दिन। तो क्या होती है ब्लीडिंग फेज? ये फीमेल का क्या होता है? गर्भाशय। गर्भाशय की आंतरिक परत को अपन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और एंडोमेट्रियम की भी 2 परतें होती है, एक नीचे वाली जिसको अपन बोलते हैं बेसल लेयर, और ऊपर वाली को अपन बोलते हैं फंक्शनल लेयर। इसके अंदर क्या होता है कि पहले 5 दिन तक क्या होता है, यहाँ की जो परतें हैं वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, और ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। वो कैसे निकलती है कि मैंने बोला कि जब एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम, डिक्रीज हो जाता है। 28वें दिन, 27वें से लेके 28वें दिन दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बिल्कुल कम। और ये लेवल कम हो जाता है तो इन दोनों की उपस्थिति में था वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। और जो वेजो डायलेशन था, तब ये क्या करता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई करवा रहा था यूट्रस के अंदर। बट दोनों का एकदम लेवल डाउन हुआ तो इन्होंने करवाया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ की जो आंतरिक परत है वो क्या होती है, शेड आउट होती है, और शेड आउट होती है, और साथ में किसको रिलीज करवाती है, ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन। इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यहाँ की परतें टूटकर यहाँ इकट्ठी हो जाती है, और ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। और ये चलता है 1 से लेके 5 दिन तक। इसमें जो पहले 3 दिन है, उस पहले 3 दिन के अंदर 70% ब्लीडिंग हो जाती है। बाकी जो 4th डे है, 5th डे है, उसके अंदर बाकी वाली 30% ब्लीडिंग होती है। और नॉर्मल ब्लीडिंग का मैंने बोला 20 ml से लेके 80 ml तक ये क्राइटेरिया रहता है। तो ये तो थी ब्लीडिंग फेज, जो रहती है एक दिन से लेके 5 दिन तक। तो क्या चलती है, ब्लीडिंग फेज। अब देखो, अब इस यूट्रस के अंदर आप देखोगे कि आंतरिक परत का क्या हो गया, टूट गई। कौन सी? एंडोमेट्रियम की ऊपर वाली जो परत थी, जिसको अपन बोल देते हैं फंक्शनल लेयर, ये अब पूरी तरह से क्या होगी, ब्रेक डाउन। अब 6 टू लेके 14 डेज तक इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, यानी इसके अंदर अब क्या होगी, नई कोशिकाएं बनेगी। और नई कोशिकाएं, मैंने बोला था आपको, नई कोशिकाएं कौन बनेगा, यूट्रस से, ओवरी से आएगा कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। वहां पे चल रही है ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज, फॉलिकुलर फेज। उस फेज से क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू किस में आएगा, यहाँ पे आएगा, और कोशिकाओं की संख्या को बढ़ेगा, जिसको अपन ने बोला था हाइपर प्लेजिया। क्या बोला था, हाइपर प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। उसके बाद यहाँ पे संख्या बढ़ी, कब तक बढ़ी, 14 दिन तक। उसके बाद फेज आती है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि उस यहाँ तो स्टार्ट होती है गर्भाशय के अंदर सिक्रेटरी फेज, और ओवेरी में चल रही होती है ल्यूटिल फेज। और ल्यूटिल फेज के दौरान अपन ने बोला कि जो ये ल्यूटिल फेज है, वहां पे किसका निर्माण हो रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम किसका निर्माण कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये ब्लड के थ्रू किस में आएगा, अब इस यूट्रस के पास। और यूट्रस के पास आके ये जो बढ़ी हुई संख्या है, कोशिकाओं की जो संख्या बढ़ी हुई है, इसकी साइज को बढ़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रोफी। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी। तो सिक्रेटरी फेज के अंदर अपन देखेंगे कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करेगा, इस यूट्रस कोशिकाओं के पास आके सेल की साइज को बढ़ेगा। अब वापिस ये सिस्टम होता है कि अब ये जो यूट्रस की आंतरिक परत है, जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम, अब ये बिल्कुल गद्देदार होगी, मैट्रेस के समान होगी, स्पंजी होगी। और किसका वेट करिए कि
यहाँ से अंडा है और यहाँ से स्पर्म आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और जाइगोट होगा, और जाइगोट 5th और 6th दिन बाद यहाँ इम्प्लांटेशन के लिए आएंगे और मैं इसका क्या करूंगा, इम्प्लांटेशन कराऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है, स्पर्म आया नहीं, स्पर्म नहीं आया, तो उसकी वजह से वहां पर जो कॉर्पस ल्यूटियम थी वो किस में चेंज होगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और धीरे धीरे किसका सिक्रेशन कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब कम होंगे तो ये करवाते हैं वेस्टो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वेस्टो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम। और ब्लड सप्लाई कम होगी तो यहाँ की परतें टूटने लग जाती है, शेड आउट हो जाएगी, और शेड आउट होगी तो यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो ये एक प्रकार का साइकिल है जो इस प्रकार चलता रहता है प्रत्येक महीने। फीमेल के अंदर, गर्ल्स के अंदर ये साइकिल प्रत्येक मंथ रन होता रहता है, और ये चलता रहता है। पहली जो 5th डे होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, फिर प्रोलिफरेटिव होता है, फिर सेक्रेटरी फेज चलती रहती है। तो ये एक प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल था।